नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट खेती में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज मैं आपको लेकर आया हूं हरिद्वार के गैंडी खाता संकुल के एक गांव में पीली पड़ाव में। और यहां पर ये वो इलाका है जहां पर हाथी बहुत बहुतायत में पाए जाते हैं, रहते हैं। और यहाँ जो गांव में खेती होती है उन खेतों को, चाहे वो गन्ने के खेत हों चाहे वो बाकी फसलें हों, वो उनको कई बार उजाड़ते भी हैं। लेकिन गांव के लोग जो हैं कहते हैं कि हाथी बहुत समझदार होता है, परंतु यहाँ के गांव के लोग भी शायद हाथी से ज्यादा समझदारी दिखाई उन्होंने, और स्मार्टली उन्होंने यहाँ पर लेमन ग्रास जो है उसको बो दिया। आप देखेंगे ये पूरा खेत है, वहां तक ये लेमन ग्रास है। इसके अंदर यहाँ आप खड़े होंगे तो बहुत सुगंध आती है। एक पत्ता अगर तोड़ दीजिए और उसको थोड़ा मसलेंगे तो आपको यहाँ बिल्कुल एकदम ये सुगंधित वातावरण कर देती है। लेकिन इसकी जो ये स्मेल है, ये हाथी हो या कोई और जंगली जानवर हो, वो इसे पसंद नहीं करते, वो इसे नहीं खाते और वो इसे पार नहीं करते। पार नहीं करते हैं तो बाकी जो आगे धान खड़ा है, गन्ना खड़ा है, वे फसलें बचने के चांस बढ़ जाते हैं। मैं सबसे पहले चक्रभूषण यहां पर हैं। दरअसल ये आईआईटी दिल्ली का इनिशिएटिव है, या ये कहिए कि इन 5 गांवों को आईआईटी दिल्ली ने एक तरह से गोद लिया, उनकी समस्याओं को समझा और क्या यहां पर उन समस्याओं को सुलझाने के उपाय हो सकते हैं, उन सारे उपायों को भी यहां करने की कोशिश की। एक भारत सरकार का कार्यक्रम है उन्नत भारत अभियान, जिसमें कि हर कॉलेज अपने आसपास के 5 गांवों का क्लस्टर के लगभग लेते हैं साथ में, और अपने विद्यार्थियों के माध्यम से, अपने प्राध्यापकों के माध्यम से उस गांव में विकास के सहभागी बनते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश भर में लगभग 4000 आईआईटीज, एनआईटीज, आईसर्च, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेज में 20,000 गाँव में काम कर रहे हैं। 2017-18 में हमारा संबंध आया। वहाँ एक जो लोकल स्वयंसेवी संस्था सुरभि फाउंडेशन करके काम करती है, तब हमारे ध्यान में आया कि इस ब्लॉक में बहुत पोटेंशियल है, इस क्षेत्र में बड़ा पोटेंशियल है जिसमें हम काम कर सकते हैं। सबसे पहला इंटरवेंशन हमने स्मोकलेस चूल्हे का किया। फिर मशरूम का बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आज यदि आप देखेंगे तो वहाँ 2 बड़ी यूनिट हैं और छोटे छोटे उत्पादन केंद्र तो बहुत सारे हैं। धीरे धीरे वो इस स्तर पर आया है कि हरिद्वार जिला ओडीओपी में मशरूम एज ए प्रोडक्ट उन्होंने लिया। लेमन ग्रास कल्टीवेशन का एक बड़ा अच्छा इंटरवेंशन हुआ, और एक एंटरप्राइज वहाँ खड़ा हुआ है जो लेमन ग्रास ऑयल एक्सट्रैक्शन पे काम कर रहा है। तो ये जो इंटरवेंशन था, वो उस ज़मीन पर लेमन ग्रास की खेती हो रही है जो ज़मीन किसान खेती करता ही नहीं था, क्योंकि उनके दिमाग में था कि यदि हम खेती करेंगे जंगली जानवर इसको ख़त्म कर देंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरवेंशन हुआ। नेचुरल फार्मिंग का एक बड़ा इंटरवेंशन हुआ। पहले वहाँ पर एक कृष्णायन गौशाला है, उनके बीच में और गांव के लोगों के बीच में कोई बहुत बड़ा सामंजस्य पहले नहीं था। अभी आप देखिए उनके बीच में एक अच्छा, तो हमारी जो प्रेजेंस हुई वहाँ पर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के साथ साथ जो एक कम्युनिटी एम्पावरमेंट का जो आप वहाँ देखेंगे, वो एक बड़ा कंपोनेंट है। एक प्रोफेसर हैं आईआईटी रुड़की से जो रिटायर्ड, जो पीली पड़ाव में अपना घर बना के रहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल इस पूरे प्रकल्प में रहा है। एक एक करके हम उन उपायों को दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहला ये उपाय है लेमन ग्रास। और लेमन ग्रास का यहां पर फिर तेल भी निकाला जाता है, उस प्लांट पर भी मैं आपको ले चलूंगा। तो सबसे पहले जो आईआईटी की प्लानिंग है, जिस तरह से जो आइडिया है, उसको कैसे कंसीव किया गया है, वो एक बार बताएं। थैंक यू सर। वर्ष 2017 में आईआईटी दिल्ली उन्नत भारत अभियान की टीम इस गैंडी खाता संकुल में आए थे, और उसके बाद प्रोफेसर विवेक कुमार के नेतृत्व में यहाँ पे पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल एक्सरसाइज हम लोगों ने किया, और इन गांव में क्या चैलेंजेज हैं, क्या रिसोर्सेस है, वो आइडेंटिफाई किया। फिर हम लोग चैलेंजेज को कम करने के लिए प्रयास शुरू किए। जो चैलेंजेज यहाँ पे प्रमुख रूप से हैं, वो कृषि के जो फसल है उसको जंगली जानवर नष्ट कर देते हैं, हाथी, नीलगाय, सूअर, बंदर। तो जो यहाँ पे पारंपरिक खेती है, धान, गन्ना, सब्जी, उसके जगह पे एक वैकल्पिक खेती हम लोगों ने विचार किया कि ये लेमन ग्रास हो सकता है,
और 2018 में पहली बार हम लोगों ने लेमन ग्रास लगाया। और उसके बाद उत्तराखंड के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के सहयोग से हम लोगों ने इसे आगे बढ़ाया और आज के डेट में इस संकुल में बहुत अच्छे किसान आए हैं जो लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। 2 इसके डेस्टिलेशन प्लांट भी लगे हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, पीली पड़ाव में और श्यामपुर में। लेमन ग्रास का जो ऑयल है, तेल है, वो किस रेट यहाँ पर बिक जाता है? लगभग 1400 रुपये लीटर के आसपास यहाँ से किसान को उसका फ़ायदा मिल जाता है। 1 एकड़ में कितना तेल निकल जाता होगा, क्या अंदाजा है? लगभग 6 से 8 यूनिट निकल जाता है लीटर के हिसाब से। मतलब 1 एकड़ में 5 बीघा में 8 से 10 लीटर तेल निकल जाता है। 10 लीटर, तो 10 लीटर गुणा 1400 रुपया। जी जी। और ये रेट अभी वर्तमान में 1400 रुपये, पिछली बार जो हम लोग बेचे थे वो 1800 रुपये के आसपास भी बेचे थे। तो रेट तो वेरी करता है। आने वाले समय में ये 2000 रुपया भी बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मार्केट पे डिपेंड करता है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है, ये रेट बढ़ता भी है। मतलब ये आम के आम और गुठलियों के दाम जैसा है। ये लेमन ग्रास लगाई तो इसलिए थी कि हाथी खेती को ना उजाड़ दें, लेकिन यहाँ पर इस लेमन ग्रास की अपनी भी कीमत मिल जा रही है। मतलब वो 20,000 रुपया कितने दिन में ये कटिंग आ जाती है? ये 1 साल में अगर फसल को अच्छे से देखभाल करते हैं, पानी देते हैं और जैविक खाद देते हैं तो ये 4 कटिंग तक ले सकते हैं। ओ, मतलब 20 चौक 80, मतलब ये करीब जो है और आने वाले टाइम में अगर और ठीक रेट अगर मिलते रहे तो ये लाखों रुपए का आप इससे भी आमदनी ये किसान ले पाएंगे और अपने गांव की पूरी फसलों को बचा पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो किसान हैं, इन्होंने ये जो लेमन ग्रास लगाई है, इस लेमन ग्रास को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आइडिया क्यों और कैसे आया। हमारे साथ में आलोक गुप्ता हैं। आलोक जो हैं वो ग्राम संकुल स्वावलंबन योजना के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपने इस सारे विषय को किस तरह से समझा और इसके क्या परिणाम आ रहे हैं, उसको एक बार। जब ये संकुल चुना गया और यहाँ लगा कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ जंगली जानवर बहुत सारे हैं। बंदर है, सुअर है, हाथी है और नीलगाय है। तो उसके लिए ऐसी फसलें हम लोग तलाश कर रहे थे कि जिससे इन जंगली जानवरों का प्रकोप रुक जाए। तो लेमन ग्रास के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर कोई भी ये जानवर जो है ना वो हमला नहीं करता इस खेत के ऊपर। और जहाँ जिन खेतों के किनारे ये लगी होती है ये लेमन ग्रास, तो वहाँ भी ये जो जंगली जानवर हैं वो अपना प्रभाव नहीं करते और इनकम भी अच्छी है। और ऐसे करते करते जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, उन्होंने साथ में साथ दिया और जो लेमन ग्रास की पौध है और जो उसके लिए मशीनें ज़रूरी थी उसको भी उन्होंने उपलब्ध कराया। ऐसे करके ये प्रोजेक्ट आगे आया। तो ये लेमन ग्रास के फील्ड हैं। लेमन ग्रास से तेल कहाँ, किस प्लांट पर कैसे निकाला जाता है, आइए ये भी देखते हैं। ये जो खुशबूदार पेड़ था जिसको लेमन ग्रास कहते हैं, वो लेमन ग्रास यहाँ के किसानों ने अपने खेत में लगाया। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ उससे तेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए करीब 2 प्लांट यहाँ पर लगाए गए हैं। एक प्लांट आपको पीछे दिख रहा है। भाई साहब जो हैं वो हमें उसकी वर्किंग जो है और उसकी जो कैपेसिटी है उसके बारे में एक बार बताएंगे। इसको हम प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ये यूनिट 2019-20 से हम यहाँ पे काम कर रहे थे, उस समय नहीं थी, लेकिन हमारे पास 22-23 में ये यूनिट उपलब्ध हो गई थी। इस समय इस लालडांग क्षेत्र में हमारी 2 यूनिटें काम कर रही हैं, एक श्यामपुर में और एक पीली पड़ाव में। लगभग 30 से 32 एकड़ हमने इसमें लैंड में लेमन ग्रास का कार्य किया था। इस यूनिट की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन आज की स्थिति में हम बहुत अच्छे हैं और हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं, जो बंधु हमारे से जुड़े हुए हैं, वो भी आय में वृद्धि कर रहे हैं। इस लेमन ग्रास को वृद्धि की ओर लेके जा रहे हैं धीरे धीरे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी एक यूनिट यानी कि 10 क्विंटल का ये टैंक बना हुआ है जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे, ये एक टैंक में 10 क्विंटल घास आती है और जिसकी यूनिट से एक बोलते हैं हम, उसमें से लगभग 6 से 7 लीटर तेल हम प्रोसेसिंग करके निकालते हैं। 7-8 घंटे की प्रोसेसिंग होती है इसमें। स्टीम द्वारा ये ऑयल निकाला जाता है। बिल्कुल। तो इस ऑयल का कितनी कैपेसिटी उसकी है, कितना ऑयल जो है वो निकल जाता है 10 क्विंटल में से, ये शर्मा जी ने हमें बताने की कोशिश की। यहाँ पर जो कोऑपरेटिव जो यहाँ की सोसाइटी है वो इस सारे इनिशिएटिव को कैसे सपोर्ट कर रही है,
ये भी एक बार आप अपने परिचय के साथ। धन्यवाद सर। मैं अमित कुमार यहाँ पर UKCDP नोडल हूँ हरिद्वार में। और जो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है सहकारिता विभाग के माध्यम से यहाँ पर न्याय पंचायत लालढांग में संचालित है। इसके माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा 2019-20 में 32 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती प्रारंभ की गई। और उसी को देखते देखते और इस साल का जो हमारा टारगेट है आगे जो किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है उसी को देखते हुए, क्योंकि जंगली जानवरों का मुख्य यहाँ पर प्रकोप था और उसको दूर करने के लिए इस खेती को किसानों ने स्वीकारा और करने के लिए इच्छुक हुए। इस साल का जो हमारा टारगेट है 2024-25 में हमने 50 एकड़ का रखा है। और इसके साथ साथ हमारे इस खेती को करने के लिए SHG ग्रुप के महिलाएं भी शामिल हैं और आने वाले समय में ये जो हमारे किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी इससे मजबूत होगी। बिल्कुल, किसान यहाँ पर किस तरह से इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको किस तरह से ले रही है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। साथ में जो सोशल इंटरवेंशन है, जो यहाँ पर महिलाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनके सामने क्या प्रस्ताव है, वो किस तरह से इसे ले रही हैं, वो भी एक बार बताएं। सहकारी समिति ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो SHG के माध्यम से जितने भी लक्ष्य निर्धारित हैं उनको पूरा करने की हम 2024 और 25 में लक्ष्य निर्धारित पूरा करेंगे। उसमें स्वयं सहायता समूह का जो रोल है वो मुख्य तय है कि लेमन ग्रास की खेती और फ्लोरिकल्चर की खेती और मौन पालन हो गया है और हल्दी की खेती को मुख्य बिंदु पर रखा गया है, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। और जिला सहकारी समिति के द्वारा लालढांग क्षेत्र में जो समूह हैं उनको बगैर ब्याज ऋण भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके द्वारा वो अपने आजीविका को चला रहे हैं और मुख्य बिंदु पे लेमन ग्रास और फ्लोरिकल्चर को रखा गया है। बिल्कुल, ये हरिद्वार से सटा हुआ वो इलाका है जहां पर दूर दूर तक आप डीप में चले जाइए तो सब जंगल ही जंगल है। मैंने आपको बताया कि हाथियों की, बाकी जंगली जानवरों की यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा है और किस तरह से वो खेती को भी नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन एक तरीका उन्होंने खोज निकाला है कि आम के आम और गुठली के दाम, कैसे वो लेमन ग्रास भी पैदा करें, हाथियों या बाकी जानवरों से भी अपनी खेती की सुरक्षा कर लें और उसी लेमन ग्रास की 4 कटिंग 3 कटिंग कम से कम साल भर में ले लें और इस प्लांट के जरिए उससे ऑयल निकालें और उसको मार्केट तक पहुंचा दें। बिल्कुल, क्या सुविधा है मार्केटिंग? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समिति के माध्यम से मार्केटिंग की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इसका MSP रेट, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, उस रेट पर हम तेल खरीदते हैं और किसान को अपनी उपज बेचने के लिए बाजार की या कहीं और के चक्कर नहीं काटने होते हैं। ये भी सुविधा समिति द्वारा ही उपलब्ध कराई जा रही है। MSP रेट 1150 रुपया प्रति लीटर है, मार्केट में रेट इसका 1700 रुपया तक हमने बिकवाया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर मतलब बाजार जो है ऐसा ना हो कि बिल्कुल भी बाजार ना हो, लेकिन उन्होंने एक रेट अपना MSP तय किया, लेकिन मार्केट रेट जो है वो 1700 रुपये तक उन्होंने बताया। वहाँ पर चक्रभूषण जी ने बताया जो IIT से हैं कि वो अगले साल शायद 2000 रुपये लीटर तक भी इस तेल को बेच सकेंगे और किस तरह से उससे आय ले सकेंगे, साथ में फसलों की सुरक्षा कर पाएंगे। तो ये एक इनिशिएटिव है जो दिल्ली IIT जिसमें इन्वॉल्व है, बाकी जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ की कोऑपरेटिव बॉडी है वो इन्वॉल्व है, स्वयं सहायता समूह इन्वॉल्व है। तो ये सारी एक यहाँ पर और इस तरह के इनिशिएटिव यहाँ पर करीब 5 गाँव में चल रहे हैं। एक गाँव में अगर ये इनिशिएटिव है तो दूसरे गांव में मशरूम का इनिशिएटिव है, तीसरे जगह पर कहीं पैथ लैब है, चौथी जगह पर कहीं पर किसी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू कराया है और मौन पालन है। यहाँ पर हम एक और इनिशिएटिव को देखेंगे आज इस बारिश के दरमियान, वो है यहाँ के गांव के किसानों ने जो जैविक खेती करते हैं उनका समूह बनाया गया और उनके जो कृषि उत्पाद हैं उनको किस तरह से मार्केट में उचित मूल्य पर बेचकर कैसे किसान और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ये सुनिश्चित किया गया। गैंडी खाता संकुल का ही ये एक और गांव है लाहरपुर। मैंने बताया आपको कि करीब 5 गांव ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली IIT ने अडॉप्ट किया, गोद लिया, उनका मार्गदर्शन किया, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश की। और इन गांव में चूंकि सब गांव गंगा के किनारे लगते हैं हरिद्वार में, तो यहाँ पर
ये भी साथ में तय करने की कोशिश की गई कि किसान अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करें, रासायनिक खाद न डालें, ताकि गंगा जल के ऊपर उसका कोई प्रभाव न हो। तो लाहरपुर में लोगों ने जैविक खेती करनी शुरू की। ये जो सब किसान वहाँ से खड़े हैं, सब ने जैविक खेती करनी शुरू की। जैविक खेती करने वाले किसानों का ये समूह है। यहाँ अभी आपने क्या उगा रखा है और आप क्या डालते हैं इसमें? इसमें सर हम देसी खाद ही डालते हैं, गोबर का खाद। अच्छा जी जी। अभी अरबी जो है क्या पकने वाली है, क्या है? जी हाँ, ये तैयार है इस टाइम पे सर। अच्छा, जरा एक बार आप बताएंगे कुछ। जी, यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऑर्गेनिक करते हैं, जिससे कृषि विभाग द्वारा भी योजना का लाभ मिलता है। यहाँ पे नमामि गंगे और हॉर्टिकल्चर द्वारा ये देख लीजिए आप, ये पीछे पॉली हाउस लगाए गए हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के लिए सरकार प्रयास कर रही है। बिल्कुल। जो ये ऑर्गेनिक खेती है, जैविक खेती है, उसमें आप अपने खेत में रासायनिक खाद डालते हैं कि जैविक खाद? हम तो इसमें जो इस्तेमाल करते हैं गोबर का देसी खाद ही इस्तेमाल होता है। और जैसे कि ये सामने फसल है हमारी, इसमें ये तैयार स्टेज पे है और ये फरवरी के उस जी महीने में हमने बोई थी। अब इस वाले महीने के लास्ट में कट के तैयार लास्ट में की हार्वेस्टिंग होनी है। बहुत बढ़िया जी। आप अपने खेतों में रासायनिक खाद डालते हैं कि गोबर की खाद? कैसे करते हैं? गोबर की खाद डालते हैं। कैसे करते हैं उसे? गोबर की खाद डाल के जो है नलाई गुड़ाई करते हैं, उससे अच्छी पैदावार होती है। कुछ रासायनिक खाद डालना और गोबर की खाद या जैविक पद्धति से खेती करना, दोनों में जो फसल आती है उसमें कुछ कमी लगती है आपको या ज़्यादा पैदा होता है? गोबर की खाद में अच्छी है, उसमें ज़्यादा ठीक रहती है, अच्छी पैदावार है जी। आपका क्या मत है इसमें? जैविक खेती ही करनी चाहिए और अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है और फसल भी उसमें अच्छी पैदा होती है। उत्पादन भी अच्छा आता है? उत्पादन ठीक आता है। रासायनिक खेती से भी अच्छा आता है? हाँ जी। मतलब यहाँ पर किसानों का अपना जो ये अनुभव है और वो साफ सब लोग ये कहने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश में एक मिथ फैलाने की कोशिश हुई है कि अगर आप जैविक खेती करेंगे तो 3 साल तक उत्पादन वो कम आएगा और 3 साल के बाद फिर वो उत्पादन जो है रासायनिक खेती के बराबर आना शुरू होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा किसानों का कहना है। आप बताइए, आप अपने खेत में रासायनिक खाद डालती हैं या गोबर का खाद? हम जी गोबर का घेरते हैं। अच्छा, उससे फसल कम तो नहीं हो रही है? बढ़िया होती है। कम नहीं हो रही है ना। आपका अनुभव क्या है जी, बताइए। अच्छी होती थी फसल हमारी, बहुत बढ़िया हो रही है। ये जैसे गोबर खाद डाल देते हैं ना, इससे ना कोई बीमारी नहीं आती और वैसे भी बहुत अच्छी फसल आती है। मतलब जो जमीन है वो भी ताकतवर बनती है और ताकतवर बच्चे को जैसे कोई रोग नहीं लगता है, ऐसे ही उस ताकतवर जमीन में जो आप पौधा रोपण कर रहे हैं उसमें भी बीमारी आने का खतरा कम हो जाता है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? रासायनिक खाद ठीक है कि जैविक खाद? जैविक खाद अच्छा है। और जैविक खेती अगर देखा जाए, पहले हमारे पहले जो खेती होती वो जैविक पे ही आधारित थी, उसके बाद रासायनिक हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियां भी जो है फसलों में आई हैं। और मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगा, हमारे यहाँ काफ़ी सारे किसान हैं ग्रुप में जो खेती कर रहे हैं और इनका अच्छा उत्पादन हो रहा है जैविक खेत से। गोबर की खाद बनाते हैं, अपने घर में पशुपालन भी करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। देखो, पशु पालते हैं, हमारा दूध भी होता है, गोबर का हमारा यूटिलाइजेशन भी हमारे खेतों में हो रहा है, तो जैविक बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात ये भी है कि गोबर की खाद डालना ये थोड़ा मेहनत का काम है और रासायनिक खाद में यूरिया का, डाई का, पेस्टिसाइड का ये सब छिड़काव या ये थोड़ा आसान मानते थे लोग। ये एक बात है, इसे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। हाँ, गोबर के खाद में जो है पशु पालने पड़ते हैं और फिर उसको एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है, फिर खेत में डालना पड़ता है। यूरिया खाद को तो एकदम खेत में डाल दिया, छुट्टी हो गई। हाँ। तो इस गोबर के खाद से जो है स्वाद भी अच्छा है सब्जी में और मर्ज भी कम आते हैं इसमें और इंसान के लिए भी खाने में लाभकारी होता है। दादाजी, आप ये बताने की कोशिश करो कि जो पुराने टाइम में लोग थे वो ज़्यादा बीमार होते थे या जो आजकल आप लड़के बच्चे देख रहे हैं, आजकल बीमारियां ज़्यादा हैं क्या? आजकल ज़्यादा ज़्यादा हैं। हाँ। आपके टाइम में कैंसर के बीमार जो मरीज होते थे वो पाए जाते थे तब भी? ना।
कैंसर का कोई बीमार तब नहीं मिलता था? ना। और अभी तो मिलते हैं, सुनाई देता है। अब मिला। हाँ, पर एक कमी कर रखी सरकार ने, इस जंगल की सफाई करने तो हम पशु और पाला, तो गोबर का खाद घना सारा हो तो हम इसे मोल को लेकर क्यों गिर गए जब हमारा घर का खाद रहेगा तो पहले ऐसे ही कर रहे थे हम। हाँ, जंगल में यो घास जो है यो। तो आप पशु पालते क्यों नहीं है? हैं? पशु पालते होंगे आप? नहीं, पशु तो पाला। हाँ, एक वो मौज नहीं पहले वाली। अच्छा। हाँ, पहले ये जो घास आया ना तो ये पेड़ होने दे रहा। और इस कौन सा घास है ये? सफेद फूल वाला घास? नहीं, जिससे सतफुल्ला कह दें। अच्छा। हाँ, ये लालटेन बोल रहा है ऐसा, ना तो ये घास होने दे रही। अच्छा। जंगली जानवर भी परेशान है, हमारे भी पशु परेशान है। घास नहीं होने देती जंगल में, ना ये पेड़ होने दे। अच्छा। हाँ, इस पर ध्यान नहीं दे रही, ना कोई मीडिया आगे पहुंचाओ इस बात को। अच्छा। हाँ। ये घास कौन सी है, जरा एक बार आप हमें दिखाइएगा। इस घास को भी देखेंगे, लालटेन बोलते हैं इस घास को। हाँ। और साथ में यहाँ पर और जो खेत हैं, भिंडी है, बैंगन है, वो जैविक खेती से कैसी पैदावार वहाँ पर होती है, आइए वो भी देखते हैं। ये लाहरपुर का जैविक किसानों का पूरा समूह है। पीछे तक उधर खड़े हैं, वहाँ भी पीछे तक खड़े हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बैंगन का खेत है, बहुत बड़ा खेत है, खूब ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। पीछे भिंडी का खेत है और सोनू है, इनका ये खेत है। इस खेत को नजर न लगे इतने बड़े बड़े पेड़ों को, इसके लिए कुछ उपाय किया है? जूता खड़ा करा है। क्या खड़ा किया है? जूता। अच्छा, किस लिए? वो नजर के लिए। अच्छा, नहीं तो नजर लग जाती है जी। नजर ना लगे इसलिए वहां पर मैंने भी देखा, वहां लकड़ी के ऊपर एक जूता खड़ा किया है। मतलब कुछ भी इस तरह का करना पड़ता है। यहाँ पर ये जैविक खेती करने के लिए किसान क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक बार आप बताइए। जैविक खेती में जैसे कि गोबर की खाद अच्छी तरह बनाने के लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया जाता है, और बाद में स्प्रे में नीम ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फफूंद लग जाती है तो उसमें हम नीम ऑयल और जैविक कंसोडिया, ट्राइकोडर्मा और सुडोनोमास उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये समय समय से कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कर दी जाती है। यहाँ पे नमामि गंगे योजना चल रही है जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा, तो उससे भी किसानों को नीम खली, प्रोम खाद उपलब्ध कराया जाता है। गोबर गैस की जो स्लैरी वगैरह है वो भी? गोबर गैस की स्लैरी यहाँ पर श्री कृष्णान गौशाला गेंडी खाता में उपलब्ध है। और किसान जो लाते हैं वहाँ से टैंकर आता है, उसको जो डालना चाहते हैं तो डालते हैं। उसका कुछ लाभ मिलता है? बहुत अच्छा लाभ है उसका, खेती में अच्छा रिजल्ट है जी। उत्पादन भी बहुत अच्छा है और ना ही कोई बीमारी लगती है। मैंने सुना कुछ पिट भी बनाते हैं, गड्ढे, वो क्या है, किस तरह से? वो है काऊ कैट पिट, जिसमें हम CPP बोलते हैं उसको। उससे हम अपने जो हमारी कूड़ी होती है उसका शोधन कर सकते हैं। उसमें जीवांश होते हैं, अनेक प्रकार के जीवांश होते हैं जो हमारी मिट्टी को अच्छा उर्वरक शक्ति बनाते हैं जी। और मैं फिर एक बार जो है आखिर में दादाजी के पास आता हूँ, चूंकि यहाँ पहाड़ों की इकोलॉजी को वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। उन्होंने मुझे ये एक घास दिखाई है, इस घास का नाम क्या बताया आपने? लालटेन। लालटेन, लेकिन इसका अंग्रेजी नाम कुछ और है। लैंटेना। लैंटेना, मतलब ये लैंटेना घास है। और उनका कहना ये है कि ये घास ने इस जंगल का सत्यानाश कर दिया है। पहले वो पशु बहुत पालते थे यहाँ पर, और अब चूंकि ये घास को भी नहीं होने देती है। मैं देख रहा हूँ इसमें कांटे हैं, पशु भी इसको शायद ना खा पाए। हाँ, इस सब मरज में चल जा डंगरों में खाड़े से। अच्छा। हाँ। आप कितने पशु रखते थे पहले जब ये घास नहीं थी? पहले 50 पशु थे हमारे द्वारा। और अब कितने हैं? अब 15-16। तो क्या सबके यहाँ पर पशु कुछ घटे हैं? हाँ, सबके द्वारा घट गए। एक जानवर भी बहुत होता है, घास से जानवर पशु को बहुत मारता है। तो मतलब ये जो घास है, अब एक जो यूरिया वाली बात है, तो जब आपके पास ज्यादा पशु रहे होंगे तो फिर आपको यूरिया वगैरह की भी जरूरत ना कोई सा खाद नहीं गिरे थे हम, अंग्रेजी कोई सा खाद नहीं गिरे थे हम, देसी खाद गिरे थे। डाले थे गोबर। हाँ, और इसके पेशाब का ज्यादा गुण लगा था डंगरों के। गोबर डाले थे। हाँ, मतलब अनुभव ये है बड़े लोगों का कि गाय का जो गोमूत्र है, ठीक है, वो भी यूरिया का ही काम करता है, लेकिन वो नेचुरल यूरिया है। और यहाँ पर
जो एक तरह से आप देख रहे हैं कि गोबर गोमूत्र तब तक वो अपने ही उन पशुओं के गोबर का गोमूत्र का इस्तेमाल करते रहे थे, लेकिन अब सबके यहाँ पर पशु इसलिए कम हो गए हैं कि घास जंगल में नहीं है, और घास नहीं है तो पशुओं के लिए खान पान जो है वो थोड़ा मुश्किल होने लगा है। कभी 50 पशु थे, आज 15 हैं, जबकि इनकी संख्या बढ़नी चाहिए थी। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने जैविक खेती की तरफ रुख किया है और उस तरफ से एक उम्मीद जगी है। एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहता था कि ये घास आई कितने दिन पहले है? यो घास जब से ये नहर बनी है, जब से आई हो। आपका क्या कहना है? ये काफ़ी समय से है, लगभग 1984-85 के लगभग ये आई है। ये घास आई है जी जी, और धीरे धीरे बढ़ती रही है। धीरे धीरे बढ़ती चली गई है। जंगलों में बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बहुत प्लाट लगा माना प्लाट यो भी नहीं होने दे रही। हाँ, मतलब इन लोगों का ये कहना है कि जो जंगल में प्लांटेशन करता है, वन विभाग करे, चाहे वो पेड़ पौधों को भी ये घास नहीं होने दे रही है, और जो घास पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल आ सकती है उस घास को भी नहीं होने दे रही है। एक तरह से ये प्रकृति शत्रु का काम, मतलब एक तरह से विलेन का काम ये वहां पर कर रही है। तो यहाँ गांव के किसानों का ये भी एक तरह से अपील है, निवेदन है कि इस घास को समाप्त करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों को आगे आना चाहिए और उन्हें कुछ ना कुछ इसमें रिसर्च करके इसका इलाज भी करना चाहिए। तो फिलहाल स्मार्ट खेती में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।